दोस्तों इस चैप्टर के दूसरे पार्ट और इस बुक के बाकी सभी चैप्टर्स आप इस वाले पेज पर देख सकते हैं। इस वाले पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो भाई आपने महात्मा गांधी जी को जरूर देखा होगा। ये महात्मा गांधी जी हैं, ये दूसरे रंग के महात्मा गांधी जी हैं, फिर ये अलग रंग के महात्मा गांधी जी हैं। तो मैं ये अलग अलग रंग बिरंगे महात्मा गांधी जी को नहीं, महात्मा गांधी जी जिस पर छपे दोस्तों इन नोटों को दिखाना चाहता हूँ आपको कि ये अपने देश की करेंसी है, मुद्रा है। और ये जो मुद्रा होती है ये बस एक कागज का टुकड़ा ही मात्र है, लेकिन ये फिर भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि हम सब लोग पूरे दिन इसी कागज के लिए, सारे के सारे लोग, आप भी पढ़ रहे हैं फ्यूचर में दोस्तों कहीं ना कहीं जॉब के लिए, उसके बाद में आपको ये चाहिए होगा। दुनिया में प्रत्येक जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है जो काम करता हुआ घूम रहा होगा, वो दोस्तों सब कुछ इन्हीं मुद्राओं के कारण घूमता है। रीज़न क्या है कि मुद्रा एक इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आजकल हम बिना मुद्रा के कुछ भी नहीं कर सकते। मुद्रा माने क्या? मुद्रा माने ये नोट नहीं दोस्तों, मुद्रा माने नोट नहीं होता। मुद्रा माने हमारी गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया एक ऐसा वस्तु, कागज, टुकड़ा, सोना, चांदी, लोहा, लकड़ी, कुछ भी हो सकता है जो हमारी गवर्नमेंट जारी कर दे और ये कहे कि इसके बदले में आप जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। यही चीज जो होती है वो मुद्रा होती है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे मुद्राओं के बारे में। जो चैप्टर है दोस्तों आपका इकोनॉमी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3, मुद्रा और साख। इस चैप्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें समझनी है। तो सबसे पहले हम लोग मुद्रा के बारे में समझते हैं। दोस्तों मुद्रा से पहले भी हम लोग समझते हैं मुद्रा की हमें जरूरत क्यों पड़ती है ना। जाहिर सी बात है जब हम बेस को समझेंगे तो काफी अच्छे तरीके से चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। नाम तो आपको मेरा पता ही होगा, बताया नहीं इस वीडियो में, शिवम भार्गव हूँ मैं। और आपको चैनल के बारे में भी पता होगा, कमेंट करके बताना कौन सा चैनल देख रहे हो आप। मतलब कैसी बात पूछ रहा हूँ यार, मेरा चैनल ऑब्वियसली फुल ऑन गाइड आप देख रहे हो, लेकिन फिर भी कमेंट कर दो फुल ऑन गाइड हैशटैग के साथ में, क्योंकि लास्ट में कहूँगा उससे अच्छा पहले ही बोल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है मुद्रा और साख, इसमें हम समझने जा रहे थे विनिमय के बारे में। विनिमय माने एक ऐसी प्रणाली होती है दोस्तों जिसमें हमें जो जरूरत की चीज चाहिए होती है वो हम अपनी तरफ से कोई भी चीज दे करके उससे अपनी जरूरत की चीज ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ऐसे समझो, मान लेते हैं हम लोगों को ना एक पेन खरीदना है। तो ये पेन दोस्तों आप किस तरीके से खरीद सकते हैं? इस पेन को खरीदने के लिए आपको बदले में कुछ ना कुछ चीज देनी पड़ेगी और वो चीज होती है मुद्रा। जब हम कोई भी चीज के बदले में चीज देते हैं, किसी भी वस्तु के बदले में वस्तु, तब दोस्तों उसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जो कि यहाँ पर है। और अगर हम उसी वस्तु के बदले में कोई मुद्रा दे दें तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं मुद्रा विनिमय प्रणाली। तो इनमें से दोस्तों जो वस्तु विनिमय प्रणाली है ये अभी हमारे टाइम पर नहीं चल रही है। वस्तु विनिमय प्रणाली काफी पहले चलती थी और इसको समझने के लिए आइए एक उदाहरण से शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक दुकानदार है, उसके यहाँ एक कारीगर है जो कि जूते बनाने का काम करता है। अब वो व्यक्ति शाम को अपने घर के लिए गेहूं खरीदना चाहता है। अब वो दोस्तों गेहूं खरीदने के लिए किसान के पास जाता है और उससे बोलता है भैया हमारे पास एक जूता है, आप ये ले लो और बदले में हमको थोड़ा सा गेहूं दे दो। लेकिन जो दोस्तों गेहूं वाला है, जो एक गेहूं बेच रहा है व्यक्ति, उसको जूता नहीं चाहिए, उसको चाहिए कुछ चावल, क्योंकि उसके घर पे गेहूं है, उसको चाहिए चावल खाने के लिए। तो दोस्तों अब आप बताओ क्या वो उससे जूता लेगा? क्योंकि उसको चावल चाहिए होंगे तो वो जूता नहीं लेगा। फिर ये जूते वाला व्यक्ति दोस्तों दूसरे किसान के पास जाएगा और कहेगा भैया हमारे पास एक जूता है, हमको बदले में गेहूं दे दो, जूता हमसे ले लो। तो वो जो गेहूं वाला होगा वो कहेगा भाई हम तो गरीब किसान हैं, हम तो यहाँ पर चप्पल पहनते हैं, हमें जूते की कोई जरूरत नहीं है, आप जाओ कहीं और। तो ये जो जूता वाला है व्यक्ति अपना जूता उठा करके फिर दोस्तों कहीं और घूमेगा घूमेगा घूमेगा, बहुत सारे किसानों के पास जाएगा और तब जाकर के बोलेगा भाई हमारे पास जूता है, ले लो, बदले में गेहूं दे दो। तो बोलेगा देखो हमें जूते की तो जरूरत है लेकिन हमारे पास गेहूं नहीं है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो सिचुएशन है वो काफ़ी टफ हो जा रही है और ऐसे में गेहूं वाले को जूते वाला और जूते वाले को गेहूं वाला मिल पाए ये काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता है। पहले के ज़माने में यही चीज़ चलती थी। और वस्तु विनिमय प्रणाली में एक और बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या होती है कि कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ के बदले में कौन सी चीज़ दी जाए, है ना, और वो दी भी जाए तो कितनी दी जाए। जैसे उदाहरण के लिए जूता काफ़ी कॉस्टली है, मेहनत से बना हुआ है, लेकिन गेहूं भी तो बहुत कॉस्टली हो रहा है। कहने का मतलब वो 8 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए में, जो भी रुपए में हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो कीमत का मामला है वो सही से तय नहीं हो पाता है और कई बार तो बहुत ज़्यादा घाटा भी हो जाता था। इसलिए इस प्रणाली को रोकने के लिए जो ये परेशानी है लोगों को ढूंढने वाली,
इस परेशानी को दोस्तों आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है, क्योंकि जब हमारी आवश्यकता आपने और तुम्हारी आवश्यकता अगर हमने क्लियर कर दी तो इसे आवश्यकता का दोहरा संयोग कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस परेशानी को रोकने के लिए सरकार ने यहाँ पर मुद्रा विनिमय प्रणाली चालू कर दी। मुद्रा विनिमय प्रणाली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि इसमें हमें किसी स्पेशल व्यक्ति को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार द्वारा दोस्तों ये जो जारी किए गए नोट होते हैं, इनके जरिए हम जो चाहे वो वस्तु खरीद सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर हमें गेहूं चाहिए, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसको जूता ही चाहिए हो। हम किसी भी व्यक्ति को जूता बेच देंगे, उससे बदले में थोड़ी सी मुद्रा ले लेंगे जो हमारे जूते के बदले में मिल सकती है, और उस मुद्रा को लेकर के दोस्तों हम किसी भी दूसरे किसान के पास चले जाएंगे और उससे बदले में हम उसको थोड़ी सी मुद्रा देंगे और उसको जो है हम उससे गेहूं ले लेंगे। अब वो किसान वही मुद्रा लेकर के एक चावल वाले के पास चला जाएगा और अपना चावल खरीद लेगा। तो ये दोस्तों मुद्राएं होती हैं। मुद्रा जो होती है ये पहले के टाइम पर कोई भी जारी करता था। कोई राजा हो गया, जिसने राजा हो गया, साहूकार हो गए दोस्तों, ये लोग अपने सोने की या किसी भी धातु की गिन्नी वगैरह टाइप से कोई मुहर वगैरह बना देते थे और वही जारी कर देते थे, चलता रहता था, क्योंकि लोगों को सोने से मतलब था। लेकिन दोस्तों ये जो सोना होता है, सोना या चांदी दोस्तों कीमती धातुएं होती हैं, और ये धातुएं जो है जमीन से निकालने पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत से निकलती हैं। तो ये धातुएं जब प्रचलन में आती हैं, हाथों में, मतलब हाथों से, मेरे हाथ से आपके हाथ, आपके हाथ से इनके हाथ, खूब ज़्यादा इधर उधर लेन देन इनका होता है, तो ये घिसती रहती हैं। इसीलिए इनको बचाने के लिए सरकार ने इनके बदले में कागज के नोट जारी कर दिए। अभी जो कागज के नोट हैं, इनके ऊपर एक शर्त होती है दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट की, कि कोई भी व्यक्ति इनको लेने से, एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता। मतलब अगर आप किसी को ये कागज के नोट देंगे तो बदले में वो आपको जो है सामान देगा ही देगा, या इनका जितना मूल्य है वो अदा हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों, ये नोट कोई भी नहीं छाप सकता, ये नोट केवल भारत की सरकार ही छाप सकती है। तो आई थिंक आप ये मुद्राओं के बारे में तो समझ गए होंगे। अब ये जो मुद्रा होती है दोस्तों, ये बहुत टाइप की होती है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पर तो अभी हमारे सामने मुद्रा जो है वो नोट के रूप में तो होती है, सिक्कों के रूप में भी देखने को मिल जाती है, और चेक के रूप में देखने को मिलती है। चेक के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में एक बार समझ लेते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली में ज़्यादातर क्या चलता था। यहाँ पर दोस्तों जो चीज़ें चलती थी वो चलता था सबसे पहले तो सोना। ठीक है, बेसिकली हम तो सोने की मुहर मान लेते हैं कि वो राजाओं द्वारा जारी किए गए थे, लेकिन उससे पहले भी सोना चलता था। उससे पहले भी दोस्तों गेहूं, धान जो है वो बहुत लंबे समय तक, अभी हाल फिलहाल तक ही चलता आया है। और अगर आप गांव वगैरह में देखोगे जाकर के ना, तो बहुत सारे दुकानदारों के पास में सुबह सुबह कुछ लोग होते हैं, वो गेहूं लेकर के चले आते हैं, दे देते हैं, बदले में उनसे जो थोड़ा बहुत रुपए ले लेते हैं और उसी रुपए से खरीदारी कर लेते हैं उसी दुकानदार से। तो ये भी हाल फिलहाल में चलता आ रहा है। इस गेहूं, चावल के, अनाज के अलावा दोस्तों यहाँ पर जो है भैंस, गाय वगैरह जैसी चीज़ें भी खूब चलती थी, कि सामान के बदले में हमने जो है भैंस दे दी अपने, या फिर इसके बदले में हमने गाय दे दी, यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि कोई वस्तु दे दी। और यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें चलती थी, लेकिन जाहिर सी बात है कि उनका समय समय पर जो मूल्य होता है दोस्तों, वो या तो बढ़ता रहता है या तो घटता रहता है, या फिर सही समय पर सही अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, और फिर सबको उन सारी चीज़ों की जरूरत भी नहीं थी, इसीलिए वो वाली प्रणाली तो गई। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग फिर से बात करते हैं चेक के ऊपर, क्योंकि हमने नोट और सिक्कों के बारे में तो बात कर ली, और बात क्या करनी, सब लोग जानते ही ऑलरेडी। चेक के बारे में जो है जरूरी है आपको समझना। चेक क्या होते हैं? देखो, सबसे पहले चेक को समझने से पहले हम समझते हैं बैंक के बारे में। बैंक क्या होती है? बैंक जो होती है ये एक संस्था होती है, एक कंपनी होती है, प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों तरीके से। दोस्तों इनका काम क्या होता है कि जिसके पास में काफी पैसा है, मतलब रुपया है दोस्तों, रुपया हमारे देश का करेंसी का नाम है, ठीक है। तो जिसके पास में काफ़ी रुपए हैं या काफ़ी नोट हैं या काफ़ी सिक्के हैं, वो दोस्तों क्या करेंगे, उनका खर्चा मात्र 5,000 रुपये महीने से चल जा रहा है, लेकिन वो कमा रहे 30,000 25,000 रुपये, सारे बहुत सारे खर्चे निकालने के बाद भी उनके पास में 15-20,000 रुपये हर महीना बच जाते हैं। तो दोस्तों वो लोग क्या करते हैं, अपने पैसों को उठा के बैंक में जमा कर देते हैं, और बैंक में जमा करने का एक स्पेशल फायदा होता है, बैंक उन पर ब्याज देते हैं। अब आप कहेंगे ये कैसा मतलब हुआ, मतलब बैंक जो है वो ब्याज देता ही क्यों है? वो मतलब एक तो हमारे पैसे सुरक्षित करके रखे, हमको गारंटी दे कि भाई जब भी जरूरत पड़ेगी तब हम आपको पैसे अदा करेंगे, लेकिन बैंक ब्याज क्यों देते हैं? तो दोस्तों इसकी भी प्रणाली अभी हम समझेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी पहले बैंक के बारे में समझ लेते हैं। तो बैंक हमको ब्याज देता है और हमारे रुपए जब हमको चाहिए होते हैं तब वो निकालने में भी मदद करता है, तुरंत हैंड टू हैंड देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बैंक का हमने काम समझ लिया।
बैंक ही एक ऐसी दूसरी जरिया है जो चेक जारी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि बैंक एक कागज का टुकड़ा जारी कर देता है। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो कागज के टुकड़े होते हैं दोस्तों, है तो बेसिकली कागज, लेकिन ये किसी बैंक द्वारा जारी किया गया एक चेक बॉन्ड होता है, जिसमें हम किसी व्यक्ति का नाम लिख करके और अपनी धनराशि लिख करके कि हमारे खाते से इतने रुपए निकाल करके इसको दे दो, हम बिजी हैं, हम नहीं आ सकते। इसका मतलब ये होता है कि या तो आपने, जैसे सबसे पहले ऐसे समझो कि आपने अपने खाते में 1 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, ठीक है। अब आप जाओ और 1 लाख में से 10,000 निकालो और जिस व्यक्ति को देना है उसको पकड़ा दो। लेकिन आप यहाँ पर थोड़े से बिजी हो, आपके पास में टाइम नहीं है कि आप जा पाओ, पैसे निकालो, उनको दे दो, ठीक है। या फिर आप पैसे निकाल करके वहां तक जाना नहीं चाहते जहां तक आपको पैसे भेजने। तो दोस्तों सिंपल सा जरिया, आपने चेक भेज दी। चेक 3 प्रकार की होती हैं, लेकिन अभी हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। आप शायद जानते होंगे, कई बार मैथ में पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है तो बताना, मैं बता दूंगा, उस पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। हालांकि अब ये सारी चीज़ें ना खत्म हो रही हैं, बात करेंगे हम पर भी, फिर भी समझ लो जो पीछे की पढ़ा ली थी आपकी बुक में तो समझना तो है ही है। तो वो जो चेक होती है उसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जिसको हमने पैसे देने थे दोस्तों, वो व्यक्ति चेक लेकर के चला जाएगा और वो बैंक में जाएगा और कहेगा कि भाई ये चेक है। बैंक वाला उसको चेक को देखेगा, जिसके खाते से पैसे निकलने उसका नंबर उस पर मेंशन होगा, वो उस पर अपना नंबर टाइप करेगा और इतने रुपए निकाल करके या तो इस व्यक्ति के खाते में जमा कर देगा जो चेक लेकर के गया है, ठीक है, या फिर उसके हाथ में पकड़ा देगा। ये डिपेंड करता है चेक पे कि चेक किस टाइप का है, हाथ में पकड़ाने वाला है, मतलब पैसे हाथ में दे दिए जाए या उस व्यक्ति के खाते में डाल दिए जाए। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों चीजें होती हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, जो चेक है इसकी बहुत ज्यादा भूमिकाएं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेन देन जो है दोस्तों वो केवल एक प्रकार से चेक से ही होता है। जितना भी व्यापारी हिसाब किताब होता है या फिर पहले के ज़माने में जितनी भी चीज़ें चलती थी, क्योंकि मुद्राएं साथ में ले जाना दोस्तों पॉसिबल नहीं होता हर समय, और इतना ज़्यादा मात्रा में मुद्रा को लेकर के घूमना ठीक भी नहीं है, तो इसीलिए चेक काट करके कहीं भी दे देते हैं, भाई चेक लो, और चेक से एक पौवा भी बनता है, हमारा सिग्नेचर खर्च से, ये लो चेक। कभी देखा होगा आपने मजाक की बातें ना मजाक में ही रखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेकिन एक बात जरूरी समझ लो कि अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, चेक करो, नोट्स लो, मजे करो। आजकल दोस्तों ना ये जो टॉपिक है मैंने खुद से जोड़ा है, अभी बुक में नहीं था। डिजिटल करेंसी भी आ चुकी हैं, बहुत सारी करेंसी है, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, आपने नाम सुना होगा, बिटकॉइन है, ये सारी करेंसी होती हैं। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि आपके खाते से पैसा हाथों हाथ ट्रांसफर कर सकते हो आप किसी भी व्यक्ति को, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, इस टाइप के ऐप की मदद से। होता यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बस हम ये आदेश देते हैं बैंक को अपनी कि हमारे खाते से इतना पैसा निकाल के उनके खाते में भेज दो, ठीक है। तो इस टाइप से भी दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि मुद्राएं चलती हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो मुद्रा के रूप में। कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी मार्केट में चले जाओ, कुछ भी खरीदना है आपको, आपने सीधे कहा कि मुझे सामान दो, बदले में मैं आपको आपके खाते में पैसा भेज दे रहा हूँ, तुरंत आप अपने खाते से निकालना, हम नहीं लाए पैसा, मस्त। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो निक्षेप था इसके बारे में हमने समझ लिया कि जिसके पास में बहुत सारा पैसा होता है, एक्स्ट्रा पैसा होता है, वो क्या करते हैं, वो उठा के बैंकों में जमा कर देते हैं। फिर मैंने आपको ये कहा था कि बैंक आपको ब्याज देते हैं, बैंक आपको ब्याज देते हैं, ठीक है। लेकिन ये ब्याज देते ही क्यों है, ये वाला प्रश्न था यहाँ पर। ब्याज देने से बैंक को फायदा होता है। कैसा फायदा होता है, सबसे पहले ना इस प्रणाली को मैं समझाना चाहूंगा आपको अपनी भाषा में। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि बैंक हमको ब्याज देते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर हमने 1 लाख रुपए खाते में जमा करे तो 4% या 5% या 6%, ज्यादातर बैंक 4 से 5% ही बीच में रखते हैं, 4% ज्यादातर होता है कॉमन, तो 4% ब्याज आपको देंगे। इसका मतलब हुआ 1 लाख का 4% हो गया दोस्तों 4,000, तो 4,000 रुपए आपके खाते में 1 साल बाद एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे। मतलब 1 लाख थे, मैंने 1 साल तक बैंक में रखे, वो पैसे मेरे हो गए 1,04,000। 4,000 रुपए का मुझे फायदा हुआ। दूसरा कौन कौन सा फायदा है, मेरा पैसा एकदम सेफ है, मैं जब चाहे तब निकाल सकता हूँ। तीसरा कौन सा फायदा हुआ दोस्तों, तीसरा फायदा ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो दोस्तों वो जो पैसा है वो और ज़्यादा बढ़ा करके मुझे ज़रूरत के टाइम पर दिया जा सकता है। बैंक ऐसी कुछ अपनी पॉलिसीज़ वगैरह रखते हैं ताकि हम लालच में आए, और दोस्तों वो लालच हमारे फायदे के लिए होता है इनडायरेक्टली, क्योंकि लाखों लोगों को बताया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम अगर हुई तो हम आपको एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे। जैसे 1 लाख के बदले में 2 लाख भी दे सकते हैं। तो सबको तो प्रॉब्लम होती ही नहीं है,
लेकिन यहाँ पर सारे लोग लालच में आ जाते हैं कि यार ऐसा अगर गलती से हो गया तो हम लोग कर देते हैं, तो हम लोग पैसा अपना जमा कर देते हैं। दोस्तों ऐसी चीज़ों को बीमा कहा जाता है। तो बीमा फिलहाल बैंक का काम नहीं है, आप इस बात को याद रखना। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पॉलिसीज वगैरह में कहीं ना कहीं पर आपने ऐड देखा होगा कि अगर आप हमारे खाते में बैंक में जो है खाता बनाते हो तो आपको इंश्योरेंस वगैरह साथ में मिल जाता है। तो वो तो छोड़ो उस बात को छोड़ो, हमें क्या समझना है कि बैंक हमको ब्याज देते क्यों है। हमने बात करी 1 लाख का, 1,04,000 हो गया है ना। अब ये 4,000 अपनी जेब से देंगे क्या? नहीं, ये जो 4,000 रुपए दोस्तों वो हमारे पैसे से कमा करके और पैसा हमको दे देते हैं। वो कमा लेते हैं 1 लाख रुपए से 20, 30, 40, 50,000 रुपए एक्स्ट्रा। इतना आधा भी नहीं, लेकिन थोड़ा तो कमा ही लेते हैं यार। 1 लाख से अगर 1,20,000 भी कमा लिया तो उन्होंने 16,000 कमाया। अब यहाँ पर ये उनकी टेक्निक होती है, उनका खुद का दिमाग होता है कि पैसा इन्वेस्ट करना है कि ऋण देना है। अब दोस्तों जैसे हमको ब्याज मिलता है, हम अपना पैसा जमा करने आते हैं बैंक में, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो बैंक से पैसा लेने जाते हैं उधारी के तौर पे, और बैंक उससे अच्छा खासा ब्याज लेता है। मतलब ऐसा आप मान लो कि कोई एक व्यक्ति है जिसको दुकान खोलनी है अपनी। अब दुकान खोलने के लिए वो व्यक्ति क्या करेगा, किसी बैंक के पास जाएगा और कहेगा भाई साहब हमारी जगह तय है, हम यहाँ पर एक शॉप खोलना चाहते हैं, हमें ना कुछ कागज पत्र दे दो, हम भर भरा के दे देंगे आपको, और बदले में हमको चाहिए पैसा। दुकान के अकॉर्डिंग जो बैंक होगा दोस्तों वो अपना निरीक्षण वगैरह करने के बाद में कि पैसा देने लायक हो कि नहीं हो, वो यहाँ पर कुछ पैसे दे देगा। जैसे मान लिया उसने 15 लाख रुपए दे दिए। अब दोस्तों वो क्या कहेगा इनसे कि आपको समय पर जो है पैसे लौटाने भी हैं। आप किस्त के अकॉर्डिंग या पूरा एक साथ जैसे मर्जी हो वैसे पैसे दो, लेकिन पैसे दोगे, लेकिन बदले में सिर्फ 15 लाख नहीं दोगे, आप हमको और ज़्यादा पैसे दोगे। अब ये 15 लाख बैंक लाता कहाँ से? हम लोग दोस्तों जो पैसा जमा करते हैं बैंक में, बैंक वही पैसा उठा करके इनको दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक केवल कर्जदार और जमा करने वालों के बीच का एक कनेक्शन मात्र होता है। वो अपना पैसा इधर से उठा के इधर, इधर से उठा के इधर, इधर से उठा के इधर करते रहते हैं, और इसी हिसाब से वो खूब पैसा भी कमाते हैं, और हम लोगों को भी फायदे होते हैं और इनको भी फायदे होते हैं जो कर्ज लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या सबको ऐसे ही कर्ज मिल जाता है? नहीं, सबको कर्ज के लिए कुछ ना कुछ गारंटी देनी पड़ती है। गारंटी का क्या मतलब हुआ? गारंटी का मतलब ये होता है कि आपने अगर कर्ज नहीं लौटाया तो भाई इतना रुपया दे रहे हैं, मान लो कि 5 ही लाख हो, अगर 5 लाख भी है तो भी बहुत बड़ी रकम है। मान लो कि 50,000 ही है, अगर 50,000 भी है तो भी बहुत बड़ी रकम है ना, छोटी रकम थोड़ी आ रही है 50,000 रुपए। या फिर अगर ये 5,000 ही हो, आप कभी अपने दोस्त से 5,000 रुपए भी मांग कर देखो, आपको पता चलेगा 5,000 रुपए कितनी बड़ी रकम है। तो ये कोई भी रकम होती है दोस्तों, और दूसरे का पैसा दूसरे का ही होता है, हमारा वो है नहीं, तो हमें वो लौटाना पड़ता है। तो ये अगर आपने रकम नहीं लौटाई तो बैंक क्या करेगा, कहाँ से पैसा लाएगा? फिर जिसको देना है उसको पैसा कहाँ से लौटाएगा? तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर हमें बदले में कुछ ना कुछ गारंटी रखनी होती है। अब ये डिपेंड करता है बैंक की पॉलिसीज पर कि वो गारंटी के रूप में क्या लेते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि वो गारंटी लेते ही नहीं है, केवल एक नाम पर दे देते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है दोनों लोगों के बीच में, मतलब बैंकर्स पे और लेने वाले पे। लेकिन कुछ पॉलिसीज वगैरह बना के रखते हैं, तो उसके आधार पर भी चीज़ें होती हैं। तो पॉलिसीज के अलग भाई वो तो बैंक वाले ही जाने। अब हमने तो समझ लिया आधुनिक तरीका, पहले जब बैंक नहीं थे तो क्या होता था, और जिन जगहों पर बैंक नहीं है वहां क्या होता है, इस बात को भी समझना जरूरी है। दोस्तों बात चली है ऋण की, तो ऋण के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, उधारी के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। उधारी जो होती है दोस्तों वो 2 टाइप से होती है, मतलब 2 टाइप के लोग उधार लेते हैं। कौन कौन से 2 टाइप के लोग उधार लेते हैं ऐसे समझते हैं। एक तरफ एक आदमी है जिसकी दुकान है दोस्तों, वो दुकान पर क्या चाहता है कि वो माल उठा करके बेचे, और बेचने के लिए उसके पास में माल नहीं है लेकिन खरीदार बहुत है। तो अब वो माल खरीदने के लिए कहाँ जाएगा? वो माल खरीदने के लिए कंपनी के पास जाएगा, माल खरीदेगा, बदले में उससे कहेगा कि भाई जब हमारा माल बिक जाएगा तब हम आपको पैसे दे देंगे। उधारी हो गई, ऋण हो गया। या फिर वो ये कर सकता है कि किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसके पास खूब पैसा है, उससे कहे भाई हमको इतने % पर पैसा दे दो, क्योंकि परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। अगर उसको फायदा नहीं होगा तो पैसे क्यों देगा, है ना। तो उससे वो पैसा ले आया, अपना माल लगाया, माल लगा के माल बनाया, बेचा, फायदा लिया, और फायदा लेने के बाद में उसका पैसा वापस कर दिया, अपना बीच में कमीशन रख लिया। कमीशन नहीं मतलब जो भी आप समझ लो, जो बीच में बचता है लाभ वगैरह वो बचा लिया। तो ये फायदा हुआ उस व्यक्ति का। लेकिन दूसरी तरफ में दोस्तों एक ऐसा किसान है जिसने उधारी ली, क्योंकि उसके पास में फसल के बीज लगाने के लिए पैसे नहीं है, सिंचाई करने के लिए पैसे नहीं है, जमीन जुतवाने के लिए भी पैसे नहीं है,
खाद पांच जो पड़ती है खेतों में उसके लिए भी पैसे नहीं है। तो सीधे सीधे गए भाई साहब एक साहूकार से या किसी अमीर आदमी से पैसा ले आए 50,000 रुपए और बोले इतने में हम पूरी खेती कर लेंगे। अब ये खेती के दोस्तों जो इंपॉर्टेंस है वो तो आप सब जानते ही हो कि खेती से क्या होगा। खेती करने के बाद में इन्होंने सोचा कि जब फसल उगेगी तब काट पीट के फसल बेच के पैसा देंगे। तो इन्होंने पैसा देने की सोची, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि फसल सड़ गई या उसमें कीड़े लग गए या उतना अनाज ही नहीं निकला जितना निकलना चाहिए। तो दोस्तों ये बंदा जो था ना ये फंस गया, ये उधारी के चक्कर में फंस गया। कैसे कि जो साहूकार है वो इनसे पैसा लेगा, वो थोड़ी छोड़ेगा। जब पैसा लेने की बात आ रही है यहाँ पे तो दोस्तों इनको चाहे अपनी जमीन बेचनी पड़े चाहे इनका अपना घर बेचना पड़े, ये अपनी जमीन बेच के उसका पैसा देंगे। और जब पैसा देंगे तो दोस्तों इनके पास जो जमीन था, भाई जमीन बेच के पैसा दे रहे हैं तो क्या करेंगे, जमीन पहले ज़्यादा था अब छोटा हो गया। और वहीं पर आप उसको देखो, वो जो दुकानदार था उसने माल बनाया बेचा और बेच करके साइड कर दिया माल भी बिक गया, पैसा भी दे दिया और उसके पास पैसा भी बच गया। अब वो अगली बार पैसा नहीं मांगेगा, क्यों? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी आ चुका है। अब वो अपने पैसे से माल लाएगा, फिर से बनाएगा, फिर से बेचेगा। यहां पर आप देखो उसका जो जमीन था वो तक बिक गया। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो दो तरीके हैं दोस्तों यहाँ पे। पहला जो उधारी है उसने एक को अमीर बना दिया, दूसरा वही उधारी उसने दूसरे को गरीब बना दिया। लेकिन दोस्तों आप कहोगे कि जितने भी किसान होते हैं उन्हीं लोगों के साथ में दिक्कत होती है, जितने दुकानदार होते हैं वो तो उधारी लेकर बहुत जलवे में काटते हैं। ऐसा नहीं है, कई बार दुकानें चलती नहीं है, माल बिकता नहीं है, सब सड़ जाता है तो उनको भी नुकसान होता है। और कई बार फसलें दोस्तों 3-3 गुना ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा जो है लहलहा जाती हैं तो उनको भी फायदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि सोच बुद्धि और साथ में सामने वाले की जो दावेदारी है दोस्तों इस पर डिपेंड करता है उधारी का हिसाब किताब। मतलब कि अगर वो साहूकार हो, उसने देखा यार बंदे की फसल सड़ गई है तो हो सकता है वो माफ़ कर दे कर्ज, कहते ठीक है बहन या भाई कर्ज नहीं वापस कर पा रहा, कोई बात नहीं, अगली बार फसल हो गई हो दे दियो, ठीक है। या फिर वो ये कहे नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं पता, अपनी ज़मीन बेचो चाहे घर बेचो, मुझे तो वापस चाहिए। तो दोस्तों वो फिर कई बार ज़मीन बेच दे या अपने घर का कोई दूसरा कीमती आइटम बेच दे, कुछ भी करे, लेकिन उसका लॉस हुआ ना यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ऋण एक तरफ अच्छा भी होता है और एक तरफ बुरा भी होता है। आपने समझ लिया होगा ऋण की दोनों परिभाषाएं। अब दोस्तों समझते हैं ऋण की शर्तें क्या होती हैं। मैंने यहाँ पर शर्तें हेडिंग डाल रखी है। शर्तें का मतलब होता है कोई व्यक्ति आपको इतना पैसा देगा तो आखिर क्यों। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि अगर कोई आपको पैसा देता है तो बदले में कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे लेता है। उदाहरण के लिए आप ये मान लो कि वो जो साहूकार था जिन्होंने हमें अभी कर्ज प्रदान कराया था एक गरीब किसान को, वो उनसे ये कहेगा कि सबसे पहली बात तो आप अपनी कोई कीमती चीज़ मेरे पास ला करके रखो, तब हम इतना वापस करेंगे। तो मान लिया कि उनके ज़मीन के कागज़ रख लिए, इसका मतलब ये है कि अगर आप मेरा कर्ज वापस नहीं करते हो तो ये ज़मीन हमारी हो जाएगी, या फिर इसको हम बेच के अपना पैसा चुका लेंगे, पूरा मालिकाना हक हमारा हो जाएगा। ऐसी भी शर्तें रख लेते हैं। कई बार दोस्तों कई और टाइप की भी शर्तें हो सकती हैं। मुझे उम्मीद है आपको शर्तें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझाने की जरूरत कौन कौन सी शर्तें रखते होंगे। कई बार दोस्तों नए व्यक्ति को कर्ज मिलता ही नहीं है, उधारी ऋण मिलता ही नहीं है। मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक बार अपनी शक्ल दिखाने आएंगे पहली बार बैंक में तो बैंक वाले कहेंगे नहीं आपका खाता हमारे यहाँ नहीं है, आप हमारे बहुत लंबे समय के कस्टमर भी नहीं है, हम आपको ऋण नहीं देंगे। ऐसे में आपको गारंटी की जरूरत पड़ती है। गारंटी आप किसी एक व्यक्ति को बना करके ले जाते हैं। साहूकार के यहाँ भी यही मामला है। साहूकार भी बोलेगा भाई कौन हो, हम क्यों उधारी दे, किसी को बुलाकर लाओ हमारे जान पहचान वाले को। तो गारंटी लेने वाला व्यक्ति भी दोस्तों बीच में मददगार साबित होता है। लेकिन अगर आपने ऋण नहीं चुकाया तो उसकी भी गर्दन नापी जाती है कि भाई जिसको लाए थे वो कौन था, बुलाकर लाओ उसको, नहीं तो हम तुमको जो है बताएंगे, हमारा ऋण फिर तुम दोगे। तो मतलब जो हमने दिया है पैसा वो तुम दोगे। तो गारंटी वाला भी यहाँ पे नप सकता है। तो कमेंट करके बताना आपने नप वाला शब्द सुना है कि नहीं, कि उसकी गर्दन नापी जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर कई बार दोस्तों यहाँ पर ऐसा भी होता है कि लोग ना शर्तें ब्याज के बेस पर भी रखते हैं कि हम 5% मुझे मासिक पैसा चाहिए या 6% चाहिए या 10% चाहिए। ज़्यादातर गांव में 5% चलता है। तो गांव का हिसाब किताब ये है यार कि अगर कोई आदमी किसी व्यक्ति से 1000 रुपये उधार ले रहा है, मान लो 1000 रुपये, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, आप चाहे लाखों का कर लेना, 1000 रुपये ले रहे हैं 5% ब्याज के तौर पे, तो इसका मतलब ये हुआ पहली बार में उसको 50 रुपये वापस करने पड़ेंगे,
1050 हो गए। फिर अगली बार में दोस्तों और 50 रुपये वापस करने पड़ेंगे, और हो गए 1100 हो गए। फिर उसके अगली बार में और 50 रुपये वापस करेगा, मतलब 3 महीने में उसको 1150 रुपये वापस करने पड़ेंगे। अगर आप यही चीज़ पूरे साल का जोड़ोगे तो आपको 1600 रुपये वापस करने पड़ेंगे। 1600, सोचो एक साल पहले आपने 1000 रुपये लिए थे, अभी आपको वापस करने 1600। तो इस तरीके से जो किसान होते हैं दोस्तों वो तकरीबन डबल के आंकड़े में चले जाते हैं, मतलब जितना लिया था उससे डबल हमको वापस करना है मात्र 5% में। वहीं पर दोस्तों दूसरा किसान होता है या कोई और अमीर आदमी होता है, साहूकार होता है, वो क्या बोलता है कि आप मेरे से मात्र 3% पर ही ले लो या 2% पर ले लो या 1% पर भी ऋण ले सकते हो। ये डिपेंड करता है उसके माइंड पे कि वो कैसा है, सज्जन पुरुष है कि वो दुष्ट है कि वो व्यापारी टाइप का है, मतलब ज़्यादा दिमाग चलाता है। अब ज़्यादा दिमाग चलाने वाली की बात बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई आपको 3% पर हम जो है ऋण दे देंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको केवल 11,000 रुपये पर 30 रुपये हर महीने जोड़ने हैं। तो मतलब पूरे साल बाद जो है पहले के अकॉर्डिंग काफ़ी कम पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वो लोग अपना दिमाग थोड़ा सा चलाते हैं। वो ये बोलते हैं कि जैसे ही आप जो है ना, आपकी फसल बिक जाएगी, मतलब फसल पक जाएगी, आप फसल उठा के मेरे को ही बेचोगे। तो अब यहाँ पर जो किसान होता है दोस्तों मजबूर हो जाता है कि पहले वाले को ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, इसको सस्ते कम पैसे देने पड़ रहे हैं, इसी को उठा के बेच देंगे। अब दोस्तों होता क्या है यहाँ पर, देखो तेज दिमाग कहाँ चलाते हैं लोग। ये लोग ये सोचते हैं कि इनको हमने कम ब्याज पर पैसा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आएगा ही आएगा, साथ में इनका जो प्रोडक्ट है वो हम ही खरीदेंगे, क्योंकि फसल तो खड़ी होगी और जब फसल बनेगी पकेगी दोस्तों तो वो कटेगी, और जब कटेगी तो बिकेगी, और बिकेगी मेरे पास ही में ही, तो मैं एक तो कम रेट में खरीदूंगा, ठीक है, वहां से पैसा बचाऊंगा। उसके बाद में सोचते हैं दोस्तों जब ताजी ताजी फसल होती है तो काफ़ी ज़्यादा लोग, किसान खूब सारे बेच रहे होते हैं उसी टाइम पर, तो फसल का रेट ना ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मैं तुरंत बेचूंगा नहीं उसको, आप अपने पास काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित करके रख लूंगा 1-1.5 साल तक में, फिर उसका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर वो पुरानी फसल होगी तो उसका रेट और बढ़ के मिलेगा। फिर उसमें से ना काफ़ी सारी चीज़ें जो ये सब सोच विचार के वो ये समझ लेते हैं कि हमारा प्रॉफिट 5% से ज़्यादा ही हो रहा है, तो इस हिसाब से उठा के आपको 3% पर दे देते हैं, और खुद ओवरऑल अगर हम देखें तो 6, 7, 5.5, 6.5% तक का ब्याज वसूल कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ज़्यादा माइंड तेज वाले भी लोग यहाँ पर काम करते हैं। अब हम लोग दोस्तों आगे समझेंगे और भी सारे इस चैप्टर को। अगर आपने ये वीडियो अब तक देखी है तो मेरे भाई प्लीज़ #FullOnGuide करके कमेंट करके बता दें मेरे को कि वीडियो आपने पूरी देखी, आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, क्या आपने ढंग से समझा, कौन सी ऐसी बातें थी जो आज आपने पहली बार में सीखा, या फिर कौन सी ऐसी बातें थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, मेरे समझाने का तरीका, या कुछ ऐसा समझ में नहीं आया हो, कुछ भी आप कमेंट करें #FullOnGuide के साथ में, मुझे पता चले कि आपने क्या कमेंट किया है और आप वीडियो पूरा देखते हो कि नहीं, ये भी पता चल जाएगा। और फिर आगे मैं इतनी लंबी लंबी वीडियोस बनाऊंगा भी या नहीं, ये भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे देखना होता है यार मैं इतनी लंबी वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग देखते हैं या नहीं देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। मैं छोटी वीडियोस भी बना सकता हूँ, काफ़ी कम बातों में भी समझा सकता हूँ, लेकिन मैं बस ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको एज अ स्टूडेंट, जैसे आप क्लास में बैठे हुए हैं और आपको एक टीचर समझा रहे हैं, ऐसी फीलिंग आए, सारी बातें खुल के समझाएं। जरूरी नहीं है कि एक वीडियो में आप जो है बहुत कम टॉपिक में चीज़ों को समझ लें। यहाँ पर जरूरी ये है कि आप बात को पूरा खुल के समझें, ऐसा समझें कि आपको कोई समझा रहा है, आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, टीचर, कुछ भी आप मान लें, जैसे चीज़ों को समझाते हैं ना, मैं समझाना चाहता हूँ आपको। मैं ये नहीं चाहता कि आपको बस एक हेडिंग रटा दी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग किसे कहते हैं, हेडिंग रटा दी या इसके बारे में एक बात बता दी, मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज से मतलब नहीं है, बस मेरी बात जो है ना वो दिल से दिल तक आपके पास पहुँच जाए, ये चाहिए। तो आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि बात दिल से दिल तक पहुँच गई। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।